ये चमकती जरी की लाल साड़ी जिसने मुझे डोली चढ़ाई थी, और रंग बिरंगी सूती साड़ी जिसने जम कर होली खिलाई थी, ये सब कैसे किसी को दे दूं जिसने मेरी जिंदगी बनाई थी। वो फटने वाली गुलाबी साड़ी मैंने मुंह दिखाई में थी पाई, और बेरंग हो गई ये पीली साड़ी दादी माँ की याद दिलाई। कोई साड़ी बच्चों के जन्म से जुड़ी हैं तो कोई तीज त्योहारों से बंधी हैं। कितनी साड़ियाँ माँ ने जन्मदिन पर दी तो कितनी मैंने यूं ही उठा ली। बच्चों के जन्म से जुड़ी साड़ियाँ उनके बच्चों के जन्म तक चलेगी। जो बच्चों के जन्म पर मिली थी अब दादी नानी बनने पर लहंगे में बदलेगी। साड़ियों में छुपी दुआएं ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। साड़ियों से कभी सूट, कभी लहंगा, फिर लहंगों से बेबी फ्रॉक बनेंगे। ये दुआओं का सिलसिला भी यूं ही चलता चलेगा। मुझे लगता है कि मैं तो 50% से ज़्यादा पंजाबी हो गई हूँ। बस गई हूँ, पंजाब मेरे दिल में बस गया है। इंसान जो है ना श्रुति जी, वो बड़ा अजीब है। पहले भागता रहता है, अपनी सेहत खराब कर लेता है कि पैसा कमा लूं, फिर सारा पैसा लगा लेता है कि अपनी सेहत वापस ले लूं। तो जीता है इस तरह कि कभी मरेगा नहीं, और मर जाता है इस तरह जैसे कभी जिया ही नहीं था। खास तौर पे मैं जो अपनी विमेन, अपनी फ्रेंड्स हैं, उनके लिए जो 50 के बाद की इनिंग्स है ना, वो तो बिल्कुल ही खास तौर पे डेडिकेट अपने पे कर देनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। और बिकॉज उसके पहले क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सब भी करना ज़रूरी है, अपने को ग्रो करना ज़रूरी है, अपने करियर को बनाना। लेकिन 50 के पूरा करने के बाद तो कुछ पता नहीं कि अगली सुबह उठेंगे भी कि नहीं। क्या कहूँ कि हासिल है ज़िंदगी का। पद्मा आपकी सास का नाम था, और वो वक्त सभी लोगों को याद है जब उनके जाने के बाद उनके 13वें पे आपने जो स्पीच दी थी। उसी इमोशंस के साथ उसको प्लेस करें तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मेरी पद्मा करती थी। याद आता है मेरे लिए आपका इंतज़ार, ऑफिस से आने के बाद चाय का वो कप और ढेर सारी गपशप। कितनी बार मैं आपके पास रोई और कितनी बार आपके लिए रोई। हर बार आपने संभाला, जमाने भर का प्यार दे डाला। मम्मी, आपने अपना बेटा तो दिया पर मुझे मुझसे ले लिया। या तो रिश्ते ओके टाइप हो जाते हैं या बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल बहुत खूबसूरत बनाने के लिए जिस घर में बच्ची आ रही है वो, और वो माँ जो अपनी बेटी को भेज रही है, दोनों माँओं का रोल है। मैंने महसूस करा, अगर मेरी बेटी भी मैरिड है, मैं उसको यही बता के भेजा कि बहुत अच्छी, देखो इन्होंने अपने बेटे को अब तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुमने वैसे ही लेना, खूब पॉजिटिव। और कुछ अगर ऐसी बात हो तो, क्योंकि बेटी आपसे कभी बात भी करती है, तो उसको इग्नोर कर दें या उसको पॉजिटिव बताएं। क्योंकि वहीं औरतों की ज़िंदगी में हमें ये नातफाकियाँ देखने को मिली हैं जो अपनी हॉबी डेवलप नहीं करती हैं। या तो कविता के माध्यम से आप अपने मन के विचार निकाल रही हैं, जहाँ फिर आपको बागबानी का शौक़ है, आप किचन गार्डन कर सकती हैं, जहाँ आप अपना कोई सैलून कर लें, कोई बुटीक कर लें, और हज़ारों चीज़ें हैं। बच्चा घर पे होता है, बच्चा स्कूल जाता है, काफ़ी आवर्स निकालता है, तो जो घर में होती है, जो मदर है, उसका बिहेवियर कैसा, मदर का इसलिए ख़ास तौर पे रोल हो जाता है। मैं जो मतलब पूरे सिस्टम में मैं समझती हूँ कि औरत का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए उसको मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना, हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैरेक्टर वाइज भी बहुत हेल्दी होना ज़रूरी है। घपला पहले बहुत चले हुए थे कि लोग करते हैं, है ना, इनसाइड ओटी हो रहा है, तो जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, टोटल फेथ है, उस तरीके के डॉक्टर अगर हम पैदा करें, हम ऐसे इंजीनियर पैदा करें कि जो पुल बनाएं और पुल गिर जाएं और कितने लोग इसमें मर जाएं, इस तरीके की अगर हम जनरेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम नहीं है।
स्वागत है मैम आपका द अनम्यूट के स्टूडियोज़ में। जैसे अभी हम कॉफ़ी पी रहे थे ना, तो हमने अभी बात करी थी कि वो जो किसी बंदे ने कॉट किया था लखनवी बिरयानी में और दिल्ली में, कि जो दिल्ली के लोग हैं वहाँ की इमारतों की तरह खुरदुरे होते हैं और दिल्ली की बिरयानी भी ऐसी है। और इसको अगर हम कंपेयर करें लखनवी जायकों से और लखनवी बिरयानी से, तो ये माउथ वाटरिंग होती है। तो ऐसी लखनवी जो जायका है वो बड़ा सलीका है उसमें, और सलीका ही हमारे प्रोग्राम का नाम भी है बहरहाल। तो आपको इतने साल हो गए हैं, अभी करीबन 31 साल हो गए हैं, आप पंजाब में हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं जी। तो लखनऊ से आप बिलोंग करती हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो लखनऊ से जब यहाँ पंजाब आना हुआ और 31 साल हो गए हैं, तो आपने पंजाब में क्या महसूस किया, इसकी आबो हवा में और लोगों में? दोनों ही अपने हैं, दोनों स्टेट्स अपने हैं, वहाँ के लोग अपने हैं। पर अगर नीत देखें तो पंजाब में काफ़ी साल हो गए पर बहुत ही अपनापन महसूस करा है। और एक जो होते हैं ना कि लाइवली है लोगों में ना, ज़िंदगी मुझे लगता है जीना आता है उन्हें, एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये मुझे ख़ास तौर पे एक बात अच्छी लगी है। जैसे कहते भी हैं ना कि किसी भी कंट्री में कहीं चले जाइए आपको पंजाबी हर जगह मिल जाएंगे, उनका म्यूज़िक हर जगह मिल जाएगा, उनका खाना हर जगह उसका स्वाद मिल जाएगा। उसी तरीके से मैं जब यहाँ रह रही हूँ मुझे लगा कि इतना अपनापन, एक वो चीज़ होती है आप दूसरी जगह से आए हैं, मैरिज के बाद आए हैं तो कुछ फ़र्क दिखाओ, तो मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। और अब मुझे लगता है कि मैं तो 50% से ज़्यादा पंजाबी हो गई हूँ बस गई हूँ, पंजाब मेरे दिल में बस गया है। क्या बात है। अच्छा, जैसे आप गजेटेड ऑफिसर हैं और एक लंबा अरसा हो गया है आप अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, तो बहुत मर्तबा ऐसे हुआ होगा कि लोग आते हैं, इनोसेंटली आपसे बात करते हैं, कुछ दरख्वास्त करते हैं, कोई हल्का फुल्का कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो इस वक्त को, तो मैं सुनना चाहूँगी। आजकल पिछले 10 सालों में जो मैंने महसूस करा है, जो मेरे पास जो लोग ऑफिस के अलावा भी ऑफिस के बैठे रहने में आते हैं, जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं और बहुत ही डिप्रेशन है जो विमेन में है। तो उसमें वो अपनी बात दिल से मेरे से करना चाहती हैं, मुझसे टाइम लेती हैं कि क्या हम मिल सकते हैं। वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उनकी फैमिली की, उनकी पर्सनल, उनके हस्बैंड के साथ हो सकती है। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने चुन लिया मुझे इस काम के लिए। बिल्कुल जी। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप करते नहीं, कुछ कहानियाँ अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को खुद चुन लिया करती हैं, और ऐसी आपकी कविताएं हैं जिन्होंने अपने श्रोता खुद चुन लिए हैं। और आपका जो सब्जेक्ट है वो खासकर इमोशंस, रिलेशंस और विमेन रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ पहले तो सुना दें, फिर बाकी की गुफ्तगू चलती रहेगी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कुछ शायद इसमें से ढूंढ लेती हूँ कुछ आपको सुनाने के लिए। पर ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे ये तो नहीं लगता मैं कोई खास लिख रही हूँ या क्या लिख रही हूँ, पर जो कुछ है इमोशन से भरा है। जो दिल से महसूस करती हूँ ना, बस उसको पेन डाउन कर लेती हूँ। पता नहीं कि मुझे सुनना किसी कोई मुझे लाइक कर रहा है नहीं, लेकिन मेरे अपने इमोशंस और बहुत ही कहते हैं ना ऑनेस्टी से लिखती हूँ, बहुत ऑनेस्टी से। और किसी भी जगह होती हूँ, मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ, किसी फंक्शन पे हूँ, उसी वक्त, बिकॉज मैं आईपैड या पेन पर ही लिखती हूँ, मोबाइल पे ही लिखती हूँ, पेन का इस्तेमाल नहीं करती, तो उसी वक्त उसको 2-3 लाइन पेन डाउन कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है यही शायद बाद में वो जुड़ती चली जाती है। और कविता और नज़में जो हैं वो आपके मन के ख्यालों की तर्जमानी तो करते हैं, और क्या है ना। तो आप सुनाइए कुछ। हाँ, मैं थोड़ी सी 2-3 लाइन ऐसे ज़िंदगी के बारे में ही सुना देती हूँ। बात करिए, लिखी तो बहुत कुछ है। एक अभी मैंने हाल में लिखा था कि ज़िंदगी अब जीने लगी हूँ। कई बार होता है ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे हम पहुँच रहे हैं, ऐसे लगता है कितने मैच्योर थे पहले, अब मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं ना, और एवरी टाइम ये ऐसा महसूस होता है। तो बहुत सी समझदारी ऐसे लगता है कि आने लगी है, या अभी भी क्या लोग समझेंगे, उस पे मैंने कुछ ऐसी लिखी थी, वो मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताती हूँ। कुछ लाइनें हैं। पहले बिना सोचे समझे बोल देती थी, सबकी भावनाओं से खेल लेती थी, अब शब्दों को तौलने लगी हूँ, बोलने के पहले थोड़ा सोचने लगी। क्या बात है जी। जिंदगी तो अब जीने लगी हूँ। 2-3 लाइन और सुना दूँ, कंटिन्यू करूँ। रब की मेहरबानी और इबादत ऐसा बना दे मुझे, रब की मेहरबानी और इबादत ऐसा बना दे मुझे, न तो किसी के लफ्ज़ चुभें और न खामोशी। अब अपेक्षा नहीं रखती किसी रिश्ते से, इसीलिए सुकून के पल जीने लगी हूँ। वाह। जिंदगी तो अब जीने लगी हूँ। ये बात जो अब लिख रही हूँ ये बहुत ही खास रहेगी, और इससे मुझे बहुत सुकून मिला। पहले लोगों को आजमाती थी,
छोटी गलती को बड़ा बनाती थी, अब उनकी मजबूरी समझने लगी हूँ। जिंदगी तो अब जीने लगी हूँ। पहले जिंदगी में भाग रही थी, जो मुझे लगता है कि आप सबने महसूस करा होगा, हम भागते रहते हैं, अब ठहराव थोड़ा पसंद आ रहा है। तो लिखा है, पहले जिंदगी में भाग रही थी, अब जिंदगी के लिए भाग रही हूँ। अरे वाह। अपने लिए वक्त निकाल रही हूँ, बेसुरे गाने भी गाती, बेपरवाह नाचती, सारे शौक पूरा करती, छोटे अवसर पर भी पार्टी करने लगी हूँ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अच्छे से समझने लगी हूँ। जिंदगी तो अब जीने लगी हूँ। अरे क्या बात है। जी। जिंदगी की मुझे लगता है कि लफ्ज़ों में बड़ी खूबसूरत तरीके से तर्जमानी आपने करी है ना। और ज़िंदगी बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। मैं कल ही कहीं लिखा पढ़ रही थी कि इंसान जो है ना श्रुति जी, वो बड़ा अजीब है। पहले भागता रहता है, अपनी सेहत ख़राब कर लेता है कि पैसा कमा लूँ, फिर सारा पैसा लगा लेता है कि अपनी सेहत वापस ले लूँ। तो सही बात है। जीता है इस तरह कि कभी मरेगा नहीं, और मर जाता है इस तरह जैसे कभी जिया ही नहीं था। तो हम लोग कितने अजीब हैं। जब आपको समझ लगती है ना कि अभी ठहराव की ओर हम जा रहे हैं और वापस, लाइफ इज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, हम इसको एंजॉय करके हमें अपनी ओरिजिन की तरफ जो है वो वापस जाना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगी, खास तौर पे मैं जो अपनी विमेन, अपनी फ्रेंड्स हैं, उनके लिए जो 50 के बाद की इनिंग्स है ना, वो तो बिल्कुल ही खास तौर पे डेडिकेट अपने पे कर देनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट और बिकॉज उसके पहले क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सब भी करना ज़रूरी है, अपने को ग्रो करना ज़रूरी है, अपने करियर को बनाना। लेकिन 50 के पूरा करने के बाद तो कुछ पता नहीं कि अगली सुबह उठेंगे भी कि नहीं। बिल्कुल। कार्डियक लाइफ अरेस्ट हो हमको जाएगा। मुझे लगता है कि एक बोनस होता है। और अभी लाइफ स्पेन, पहले हम लोग सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद के जो डेज हैं वो बोनस है, अब तो लाइफ स्पेन कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो वैसे तो किसी का भी कुछ नहीं पता, हर पल जीना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि आप चाह रही हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपना आप जो है वो डेडिकेट कर दूं, समर्पित कर दूं। ऐसा ख्याल व्हाट बहुत यू आता वांट टू है डू। हाँ, कि जितने शौक थे जो रह तो क्या गए, कर तो रही थी, पर फुल टाइम पे उनको डेडिकेट करूं। बहुत सी सोसाइटी में भी बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ, गिव बैक करना चाहती हूँ। कितना कुछ तो दिया है सबने, बहुत ही ग्रेटफुल के होने की फीलिंग आती है कि जितना तो डिजर्व नहीं करती थी, ईश्वर ने दिया, लोगों ने दिया, दोस्त अच्छे मिले, सब अच्छे ही अच्छे लोग मिले, तो उनको भी तो कुछ करूँ ना। रिपे कैसे करूँगी, कब करूँगी, टाइम ही नहीं मिलता। तो इससे थॉट्स आते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे। ये वैसे ही है ना, जैसे अभी आपने ये जो नज़्म सुनाई है, तो हम जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं ना, बेशक 10 साल पुरानी तस्वीर देखें, तो हमें लगता है कि अब हम कुछ बेहतर हैं, है ना, कि अब हम बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं, हमने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है। जहाँ फिर हम 10 साल पुरानी को घटना याद करते हैं तो कभी कभार हमारे मन में आता है, अरे हम कितने गलत थे, हम चीज़ों को कितना गलत तरीके से ले रहे थे। हाँ बिल्कुल होता है, हम लोग रिश्तों में भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। कई बार होता है कि बड़े ब्लंट हो जाते हैं, जो नहीं बोलना था वो बोल वो भी जाते बोल देते हैं, हैं फिर जी। बाद में लगता है कि चलो बस ये चलता रहता है। पर एक चीज और है, जो उस वक्त भी किया होता है वो कुछ सोच के किया होता है ना, तो ये तो ह्यूमन माइंड है और हमारा अपना या थोड़ा तजुर्बा हो जाता है जिंदगी कुछ का। सिचुएशंस ऐसी बन जाती है ना कि आप उनके हिसाब से उस वक्त का हमारा रिफ्लेक्शन शायद वही होता है ना। खैर, वो जो पद्मा है, अभी मैं पद्मा पे आना चाहूँगी। वो आपका मैं क्या कहूँ कि हासिल है ज़िंदगी का। पद्मा आपकी सास का नाम था और वो वक्त सभी लोगों को याद है जब उनके जाने के बाद उनके 13वें पे आपने जो स्पीच दी थी। शायद बहुत सारे लोग आपको उसी मुतालिक जानते हैं। तो ये सुनकर के आप इमोशनल भी हो रही हैं, पर इमोशनल होना भी चाहिए। तो पद्मा जो है वो आपकी सास की देन है। हमारी सोसाइटी में क्या है कि बताया जाता है कि सास से ठीक ठाक ही रिश्ता रखना है, अपने सीक्रेट्स ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं। तो फिर ये भी कहते हैं इसको अपनी माँ समझो, मतलब समझने और होने में बड़ा फ़र्क बहुत होता फर्क है ना? समझने होने, उसको महसूस करने में। महसूस करने हाँ। में। पर मुझे लगता है कि जैसे फ्रेंड्स के साथ हम ऐसा बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं, उनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है ना, तो वो भी तो हमारी दोस्तियाँ, यारियाँ, याराने जो हैं वो ताउम्र चलते हैं। तो रिश्तों में ऐसा क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जहाँ तक ये बात करिए पद्मा की बात है, पहले मैं इसी बात का जी। रिप्लाई करना चाहूँगी कि मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं जो मैंने सीखे। पद्मा मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, जिनसे मैंने सीखा कि
पहले एक लड़की आती है ना आपके घर में, कितना अपना सारा घर छोड़ के आती है, किसी उम्मीद से, विश्वास से, कोई फेथ कि जहाँ पे आप कहते हैं ना, एक मैं चूँकि इन्वायरमेंट से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, तो कहते हैं जब एक पौधे को थोड़े दिन एक जगह जम जाए ना, तो आप उसको चेंज करते हैं तो स्टिल यू आर नॉट श्योर। कई बार वो माली भी बोलेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, भाई बहुत दिन हो गए हैं इसको। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक बच्ची, बेटी, लड़की जो कम से कम 22-23 साल तो अपने घर पे, पिता के घर पे रहती है, और उसके बाद दूसरे घर में सब छोड़ के आ जाती है, और कितनी उम्मीदें आप उससे करते हैं, उम्मीदें तो उसको रखनी चाहिए ना। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है, ये भी मैंने सीखा उनसे कि मैं भी पद्मा बनूं। पद्मा एक जो है एक तरीका है, एक सलीका है जीने का। मम्मी का नाम तो था पर मैंने उसको वैसे लिया है। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे सिखाई, उन्होंने सब कुछ प्यार भी दिया, विश्वास भी मुझ पे किया, सब कुछ दे दिया, और उसके बाद अब मेरी बारी थी। आपके बिगनिंग डेज कैसे थे आपके ससुराल में? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। बहुत अच्छे थे। आपको जैसे कोई शिकायत ही नहीं है? हाँ, बहुत ही लगता है कि कैसा ये इत्तेफाक था, पर मैं बिना इमोशनल हुए कोशिश करूँगी बताने की। अगर मैं बिगनिंग के डेज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इतना जाते ही पहले ही बार से और उसके बाद इतना प्यार क्या वाकई हो सकता है? वैसे मैं बताऊं, हर इंसान जो है ना, जो ओरिजिनल नेचर है, अगर हम देखें तो ओरिजिनल नेचर हमारा है, वी आर फुल ऑफ लव, पीस, ये सब ओरिजिनल है। पर हम इतनी जिंदगी की भागदौड़ में ओरिजिनलिटी भूल गए, तो प्यार हमारे अंदर भरा हुआ है। वो चीज़ मैंने मम्मी में महसूस करी कि उनकी तो जिंदगी में यही था, जैसे इतना प्यार, गलती हो जाए तो कोई नहीं, धैर्य मुझ में बिल्कुल भी नहीं था, वो भी उन्होंने मुझे सिखाया। मैंने कुछ उन पे लिखा है, अभी बताऊंगी थोड़ी कुछ लाइनें, उसमें भी मैंने लिखा कि वो भी उन्होंने मुझे सिखा दिया, गलत हो तो भी सिखा दिया। पूरी लिबर्टी, पूरी फ्रीडम मुझे आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आई वॉज जस्ट MSc व्हेन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मैंने कितनी पढ़ाई करी, आज मैं PhD हूँ। तो वो लिबर्टी, वो सुकून, वो पुश, वो क्या आज की मदर इन लॉ दे पा रही हैं या देती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने उनसे सीखा है। मैं तो एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि लड़कियों को जब वो अपने ससुराल में आती हैं तो आप कुछ भी ना दें, सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस दे लें, बाकी का सब कुछ वो खुद क्रिएट कर लेंगी, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं चाहती हैं। और उनको समझ लें, जैसे आप अपनी बेटी को समझते हैं ना, और इनिशियल समझ लें। देखो बाद में सब चीजें सेट हो जाती है, अपनी जगह हो जाती है, या तो रिश्ते ओके टाइप हो जाते हैं या बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल बहुत खूबसूरत बनाने के लिए जिस घर में बच्ची आ रही है वो, और वो माँ जो अपनी बेटी को भेज रही है, दोनों माओं का रोल है। मैंने महसूस करा, अगर मेरी बेटी भी मैरिड है, मैं उसको यही बता के भेजा कि बहुत अच्छी, देखो इन्होंने अपने बेटे को अब तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुमने वैसे ही लेना, खूब पॉजिटिव। और कुछ अगर ऐसी बात हो तो, क्योंकि बेटी आपसे कभी बात भी करती है, तो उसको इग्नोर कर दें या उसको पॉजिटिव बताएं, उसको बढ़ाएं नहीं। उधर जो माँ जहाँ बेटी जा रही है वहां पे उसको एक्सेप्ट करें कि वो एक बेटी सब छोड़ के आई है। अगर ये दो लोग, मदर इन लॉ एंड मदर, अपने रोल को अच्छे से निभा लें, तो कोई रिश्ता खराब ही ना हो। 5-6 महीने निभा लें कॉन्शियस एफर्ट्स करके, कोई रिश्ता नहीं खराब हो सकता। क्या खूबसूरत बात करी। अच्छा, आप जब अपनी बेटी को कभी कभी काउंसलिंग करती हैं, या आप जैसे लोगों को भी काउंसलिंग करती हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहरहाल, तो कैसे कैसे आप काउंसल करती हैं लोगों को? कैसे कैसे समस्याएं आपके पास आती हैं? क्या इश्यूज होते हैं घर में? बिल्कुल, एक तो देखिए 2 चीज़ होती है कि जो बेटी का, मैं पहले ये जवाब दे देती हूँ, बेटी को वही बात होती है, पता नहीं अच्छे लोग ही भगवान ने दिए हैं या दुनिया अच्छी ही है, या मैं देख ही रही हूँ। मम्मी का सोचती थी तो बस यही बात सोचती थी, मुझे बनना है पद्मा और मेरी बेटी को पद्मा मिले। तो जो उसको जो मदर इन लॉ भी मिली, जो आपने ब्रीदिंग स्पेस की बात करी है, ये मैंने उनसे भी सीखा। इतनी अच्छी, वो इतना अंडरस्टैंड करती है मेरी बेटी को। मैंने तो बहुत अच्छा, उसने अपनी दादी को देखा था ना, उसने इस रिलेशन को देखा था, तो मेरी डॉटर भी बहुत फुल ऑफ वैल्यूज है वो तो बहुत अच्छे से जा रही थी। पर जो उसको मदर इन लॉ मिली, इतना ब्रीदिंग स्पेस देना, इतना अंडरस्टैंड करना एंड प्यार पूरा देना एंड नो इंटरफेरेंस, कि जो बच्चा कर रहा है समझा देना, कोई पूछना, उसकी ज़रूरत हो तो खड़े रहना, है ना। वो अलग अलग रहते हैं, तो वो जमशेदपुर में है, वो दिल्ली में है, तो जब मिलते हैं प्यार से, तो मुझे लगता है कि ये
भी बहुत अच्छे से हो गया। तो बेसिक जो है वो बेस पकड़ लिया कि वैल्यू सिस्टम को, वो बच्चे बन चुके थे वैसे, जो उनकी जड़ें थी वो मजबूत हो गई थी। तो इस तरह से ये भी ठीक चल रहा है ईश्वर की दया से। एंड जो काउंसलिंग की आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मैं ना विमेन को पता नहीं है, मेरा कुछ वीक पॉइंट है गर्ल चाइल्ड और ये, कि ये इनमें इमोशंस बहुत होते हैं, इतने इमोशनल लोग होते हैं। और पहले ये पूरी ज़िंदगी अपने पिता के पास रहती है ना, सब कुछ करना अच्छे से, बहुत मदर के लिए फादर के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, एक बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ईश्वर ने कुछ ज़्यादा इमोशंस भर दिए हैं। पिता होते हैं वो अपनी बच्चियों को शीशे के घरों में रख के पालते हैं, तो ये राजकुमारियों की तरह पली है। राजकुमारियों की तरह, पर बच्चियों में भी होता है, अपने माता पिता का वो दुख नहीं देख पाती है ना, उस तरह से वो ग्रो भी करती हैं, पढ़ती भी हैं, जो चेंजेस आए सोसाइटी में, फिर शादी होती है, फिर पति के में आए, फिर बच्चों का देखा। तो पूरे समय मैंने जो महसूस करा कि बहुत ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है लोनलीनेस की, डिप्रेशन, वो कब आ रही है? जब बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, या फिर बहुत ज़्यादा पति से नहीं बन रही है, या वो जॉब नहीं कर रही हैं, या कर रही हैं तो रिटायर हो गई हैं। देन व्हाट, उन्होंने ना अपना कोई हॉबी डेवलप करी, ना उन्होंने अपने को ग्रो करा। खूबसूरत बात है। हाँ। ना अपने को ग्रो करा, उन्होंने सरेंडर कर दिया टोटल, पहले पिता के घर में, देन पति के लिए, घर को बनाने में, घर ही बनाती रही और उसी घर में अकेली हो गई। ऐसी महिलाओं को मैं काउंसल करती हूँ। मैंने न जाने कितने लोगों के, उनके जो शौक थे, उनकी हॉबी थी, उनका जो टैलेंट हर में है। मैं मतलब आजकल बच्चों की काउंसलिंग भी देखती हूँ, तो मैंने देखा हर में कूट कूट के भरा है, उसको निकालना, उसको निकाल के उनको वापस खड़ा करना। यही तो समस्या है हमारे समाज की, और खास करके फीमेल्स की मैं यहाँ पे कॉट करूंगी, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पर औरत अपने आप की दुश्मन सबसे बड़ी खुद है। क्यों? क्योंकि वहीं औरतों की जिंदगी में हमें ये नातफाकियां देखने को मिली हैं जो अपनी हॉबी डेवलप नहीं करती हैं। या तो कविता के माध्यम से आप अपने मन के विचार निकाल रही हैं, जहाँ फिर आपको बागबानी का शौक है, आप किचन गार्डन कर सकती हैं, जहाँ आप अपना कोई सैलून कर लें, कोई बुटीक कर लें, और हजारों चीजें हैं। और बिजनेस वुमेन जो है उसको बहरहाल मुझे लगता है जितना कंट्रोल करना मुश्किल है, वो अपने आप को उतना अपने आप में स्ट्रांग भी होती है। तो उसको ये सूट सलवारों से, कपड़ों से, गहनों से, मेकअप से कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं रह जाता है उसकी डे टू डे रूटीन इतना। तो रिश्तेदारों से जितने फोन कम होंगे तो चुगलियां कम होंगी, और चुगलियां कम होगी तो रिश्तों में दरारें नहीं पड़ेंगी। तो ये इत्तेफाकी जो है कभी कभी होगी, किसी फंक्शन पर मिल रहे हैं, कभी मिल रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत बात है कि आप जो अपनी हॉबी है, कोई भी हॉबी है, उसको डेवलप कर लें। तो हॉबीज़ आपको कभी अकेले नहीं रहने देंगी। वो या बुक्स हैं, वो ट्रैवल है, या फूडी होना है, ये आपको कहीं ना कहीं भर देगा, आपकी लाइफ को फुल ऑफ कलर्स कर देगा। बिल्कुल, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी जीने का तरीका है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो वैल्यू सिस्टम की मैम आपने बात करी है ना, तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अजीब सा मिजाज है मेरे महबूब का, कि पत्थर भी मारते हैं तो गुलाबों में लपेट कर। हम कुछ शुगर कोटेड बातें सुनने के आदी भी हैं, पर इसको अगर साइड पे भी रख दें, अगर हम अच्छे लहजे से किसी से बात करते हैं, जो भी हम बात भी कर रहे थे, तो अगर डॉक्टर जो है वो रूखा बोलता है, उसके पास हम जाना पसंद नहीं करेंगे, वो जितना मर्जी एक्सपर्ट हो। कोई शॉपकीपर है जिसका बिहेव सही नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोई बंदा, उसका बिहेव बहुत अच्छा है, उससे आपको गुड वाइब्स आ रही हैं, वो ऑफिस में एंटर करता है तो फूल खिल जाते हैं, हंस के हर एक से बात करता है, तो दूसरे वाले बंदे को अच्छा लगता है। तो वैल्यू सिस्टम और शिष्टाचार हर एक स्फेयर पे, हर एक जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड वी शुड ट्राई टू टीच दिस कॉन्सेप्ट इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। पहले हमारे मॉरल साइंस वगैरह होती थी, बहुत सी अभी भी होता है कि वेलकम लाइफ आई, ऐसे बहुत सारी हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स लाते रहते हैं। इस खास तौर पे जो बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में कविताओं के माध्यम से स्टोरीज़ के ताने बाने बुनते हैं, और ऐसे बच्चों को कोई ना कोई बातें सिखाते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हम खुद रोल मॉडल बने, क्योंकि जो मैंने महसूस करा है इतने दिनों में, इतने अपने जीवन के अनुभव में, कि बच्चों से भी कनेक्टेड हूँ, अपने विद्यार्थी हैं, स्कूल एजुकेशन है, तो हम बहुत सी चीज़ें करिकुलम में डाल देते हैं कि है वो बात बनती ज़रूर है, डालनी भी चाहिए, उसका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो वही हो और पूरा कंप्लीट उसका इम्पैक्ट पड़े, वो नहीं हो सकता जब तक टिल वी डोंट बिकम द रोल मॉडल। अगर आप दो तरीके हैं, बच्चा घर पे होता है, बच्चा स्कूल जाता है, काफ़ी आवर्स निकालता है, तो जो घर में होती है जो मदर है
उसका बिहेवियर कैसा, मदर का इसलिए खास तौर पे रोल हो जाता है। मैं जो मतलब पूरे सिस्टम में मैं समझती हूँ कि औरत का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जी। और इसलिए उसको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होना, हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैरेक्टर वाइज भी बहुत हेल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है न्यू जनरेशन पे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है मदर का। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो कम से कम 18 साल तक तो माँ के ही हिसाब से चलते हैं। जो अपने यहाँ का पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सिस्टम है, यूजली मेल्स बाहर हैं, बाहर का देख रहे हैं ना, और अगर फीमेल वर्किंग है तो भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे बच्चे माँ के उसमें रहते हैं ना। तो मैंने देखा है कि ये वाला जो वैल्यू सिस्टम है, चाहे वो रिश्तों का है कि आप कितना सम्मान घर में अपने बड़ों का कर रहे हैं, कितना आप चीज़ों का ध्यान देते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से नेबरहुड में काम करते हैं, कैसे आप अपने घर के सिस्टम को संभालते हैं, पूरा जो सिस्टम है ना, कॉन्शियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ये जो इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने कई बार अपने ना टीचर्स को भी जब मैं बात करती हूँ किसी भी, चाहे वो इन्वायरमेंट की बात हो रही हो, चाहे वैल्यू सिस्टम की बात हो रही हो, मैं कहा नो, यू ट्राई टू बिकम रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स। वो जो ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है बच्चों का, वो इम्बाइब उनके अंदर हो जाता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जब हम अपने करिकुलम के माध्यम से 45 मिनट्स क्लासरूम में जो सिखाते हैं, जो लिखते हैं, जो कंटेंट डेवलप करते हैं, उसमें भी हमें बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बात करी, कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम एक ऐसा डॉक्टर, आपने तो छोटी बातें ये कर दी कि हमने चलो बोल दी कि मतलब बहुत ही ये नॉर्मल बात है जो होनी चाहिए कि बिहेवियर कैसा है। इससे भी ज़्यादा है कि अगर कोई डॉक्टर किसी ऑर्गन डोनर का, जो एक घपला पहले बहुत चले हुए थे कि लोग करते हैं, है ना, इनसाइड ओटी हो रहा है, तो जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, टोटल फेथ है, उस तरीके के डॉक्टर अगर हम पैदा करें, हम ऐसे इंजीनियर पैदा करें कि जो पुल बनाएं और पुल गिर जाएं और कितने लोग इसमें मर जाएं, इस तरीके की अगर हम जनरेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम नहीं है। देखिए तो मुझे कितनी गहरी बात है कि अगर हमने बेस स्ट्रांग कर दिया ना, तो वो कोई ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं करेगा जो पुल गिरा रहा है, ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं करेगा जो लोगों को मार रहा है। आजकल हो रहा है, सड़कें बनती हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं, क्यों? आप वो चेक नहीं कर सकते कि क्या कहा गया था, क्या। ये वैल्यू सिस्टम ही है जो आपको एक अच्छा ऑफिसर, अच्छा इंसान बनाता है। मैं तो सबसे बड़ी बात है क्या कहना चाहूँगी, कई बार होता है कि मैं करियर काउंसलिंग यूथ की करती हूँ और स्टेट लेवल पे इस प्रोग्राम को देख रही हूँ। स्पेशली 9वीं से 12वीं तक का बच्चा डायरेक्ट जुड़ता है मेरे से। तो मैंने वहाँ पे कई बार बोला कि किधर जाएं, इंजीनियरिंग का एक होती वेव आती है, सब बच्चे इंजीनियर बनना चाह रहे थे, जॉब मिले ना मिले, ज़मीनें बेचती, पर इंजीनियर बनना है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, तो कहीं कोई मिलता नहीं है, जॉब नहीं मिलता है। तो मैंने उनको, बच्चों को एक बार बताया, यहाँ पे बताना चाहूँगी जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि सबसे पहले जो है अपना फॉर्म भर दो इंसानियत के, उसमें एक गुड ह्यूमन बीइंग बन जाओ। अगर गुड ह्यूमन बीइंग आप बन गए तो सब कुछ, आपको नौकरी भी मिलेगी, आप सक्सेसफुल भी रहोगे, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अल्टीमेट इज, यू नो, द अल्टीमेट थिंग इज लाइफ इज टू गेट पीस एंड लव। और ये कैसे मिले? आप इस तरह से जो भागते जा रहे हैं, गलत, करप्शन, ये वो, इस सब का कोई फ्यूचर नहीं है। कहीं ना कहीं ठहराव आएगा, पर तब तक हम बहुत कुछ लूज कर चुके होते हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड लूज कर चुके होते हैं। Exactly. तो वैल्यू सिस्टम इज वेरी वेरी लायक ही नहीं रहते हैं ना। यही कारण है कि आज अगर हम 1 करोड़ कमा लें तो हमें 10 करोड़ की तृष्णा होगी। 10 के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने सब कुछ ले लिया, अभी कहीं ना कहीं जो कमी है वो वही है। तो वन हैव टू कम बैक टू द ओरिजिन पॉइंट, तो घूम करके हमें को वहीं पे आना है। और अगर इस जन्म में हमने ये बात समझ ली तो ठीक है, अदरवाइज 84 लाख वो जूनिया भूख करके फिर हमें दोबारा वहीं पर आके समझ, जब तक नहीं समझेंगे, आना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ये आपका टॉपिक ऐसा रहा है, तो इसमें जो आप काउंसिल करती हैं या मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हैं, तो क्या होती है? एक्चुअली वो ये भी थोड़ा सा कंपोनेंट ये भी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो हमारी गर्ल चाइल्ड है, जो गर्ल स्टूडेंट्स है, आज भी होता है कि हम अर्बन सिटीज़ में देखते हैं तो हमें लगता है सब कुछ तो बराबर हो गया, सब आगे आ रही, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं ना। आज भी देखिए, आज हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं और न जाने कितने लोग हैं, कोई फील्ड नहीं ऐसा दिखता है जहाँ पे लड़कियां आगे ना बढ़ गई हों, बहुत अच्छा है। पर स्टिल
ये खाली अर्बन पिक्चर ही सब कुछ एनफ नहीं है ना, अभी भी गाँव में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ जो कहते हैं ना कि लड़कियाँ जो हैं वो ब्याह दी जाती हैं अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और लड़के तब तक ब्याहे नहीं जाते जब तक नौकरी नहीं मिलती। दिस इज़ द डिफरेंस। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई अगर उनका मन भी है करने का ना, तो कई बार मजबूरियां हो जाती हैं, अच्छा मैच मिला उनकी शादी कर दी, उनकी अपनी आवाज़ नहीं है ना, और ये सब मैंने महसूस करा है, जिससे मैं पॉइंट पे आ रही हूँ सोल्यूशन क्या है। दूसरी चीज़ है कि हमें लगता है कि हमने कुछ लड़कियों को पढ़ा दिया, औरतें पढ़ जाती हैं, बहुत अच्छा जॉब मिल जाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, तो दे थिंक कि व्हेन विमेन आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बस चलो एम्पावरमेंट हो गया पूरा। एग्जैक्टली पर हुआ नहीं एम्पावरमेंट। सही बात है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई, पैसा कमाने लगी, पर पैसे को कैसे खर्च करना है ये हस्बैंड बता रहा है। जी कंट्रोल नहीं है उनका ना। जी। दूसरी चीज है कि घर के इम्पोर्टेंट जो मसले होते हैं उसमें उनकी भागीदारी नहीं है। दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस इफ दे फाइंड समथिंग। कोई घर खरीदना है, रिपीट, अगर कोई घर खरीदना है तो औरत का उसमें हिस्सा कहाँ रखते हैं बताइए मुझे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसमें आज तक लड़कियों को कंसिडर नहीं करते हैं कि इनको हिस्सा देना चाहिए। एंड मैं बताऊं, जो लॉज बन गया, जो पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक फोरम था, उसमें ये बातचीत हो रही थी, काफी हम लोग लीगल राइट्स पे बात कर रहे थे कि भाई एम्पावर करना है, उनको पता चले। तो उसमें ये भी आई कि भाई अब तो ये लड़कियों का भी राइट होता है, वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है, स्पेशली जो इनहेरिट हो रही है कुछ है, उसमें उनका पूरा राइट है, तो वो कर सकते हैं क्लेम। तो किसी ने क्वेश्चन करा, बिकॉज वो पूरा फोरम था, लोग बैठे थे, बोलते हैं अगर हम अपनी राइट की बात भी करें तो हम संबंध खो देते हैं। हमारी वो जो एक होता है आना जाना, फादर के बाद मदर के बाद वो भाई से वो रिश्ते, वो चीजें, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं ना, बर्दाश्त नहीं हो सकती कि ये चीज है राइट है। तो अपने आप से जो लड़कियां औरतें होती हैं, अगर जरूरत नहीं सरेंडर कर देती, हमें कुछ नहीं चाहिए ना। लड़कियों को देखिए ये अमूमन कह दिया जाता है ना कि अगर आप प्रॉपर्टी से हिस्सा लेंगी तो आप हमारे घर में दाखिल ना हो, तो इस रिगार्डिंग तो फिर भाई को बहन के घर में दाखिल होने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने उसका हिस्सा ले लिया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें जो सुधार कैसे हो, क्या कर सकते हैं, तो ये चीज होता है, फर्स्ट तो होता है थ्रू करिकुलम। हम लोगों ने करा कि हम इक्वल दें, कि जहाँ पे हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं, बहुत अच्छी सी बात है, आपको लगेगा, क्योंकि कई चीजें होती है ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बहुत छोड़ जाती है। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, सपोज 4th क्लास का है, 6th क्लास का बच्चा कोई स्टोरी पढ़ रहा है, बार बार कोई भी ऐसा नाम आ, राहुल राहुल या कोई आ रहा है ना, तो कहीं पे जो है वो रजनी भी नाम आ जाए, हमने इस पे भी ध्यान दिया कि जितनी बार वो पिक्चर्स के साथ पिक्टोरियल डिपिक्टेशन हम करते हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं कोई स्टोरी को, तो अगर कोई हमने छोटा सा सिख बच्चा दिखाया है, तो हमें लड़की भी उतनी बार दिखाई जाए, जितनी बार नाम इधर आ रहे हैं नाम आए। तो ये इक्वल कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हम ये भी इम्पैक्ट नहीं था हमारे, बारीकियों से आप काम कर रहे हैं, बारीकी से काम कर रहे हैं, ये चीज होती है। उसके बाद पढ़ें लड़कियां, और सरकार का भी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सारी जगह से कि मैक्सिमम बहुत तरीके से हेल्प की जा रही है कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ें, ट्रेनिंग की जा रही है, साइकोमेट्रिक टेस्ट खाली लड़कियों के ही करे जाए, इतने उनके पैसे दिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमें उस चीज़ को राइट तरीके से, जो सरकार चाह रही है, जो हम सब चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो हमारी जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ें और एम्पावरमेंट का सही मतलब समझें। पर एक बात मैं यहाँ पे और कहूँगी, जो आपने बहुत पहले कॉन्वर्सेशन में कही थी गुनीत, वो ये है कि जो लेडीज़ है ना, उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत है। हम राइट्स की बातें करते हैं कि उनके ये राइट है, पर उनको अपनी ड्यूटीज़ भी बताना बहुत ज़रूरी है। कई जगह होता है कि राइट्स की आड़ में ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। दूसरी बात है कि लड़कियां दूसरी लड़कियों को अगर वो हाथ नहीं खींच सकती आगे बढ़ाने में, तो कम से कम टांग भी ना खींचें। बिल्कुल। दिस आई वांट कि तो सिस्टम में मुझे लगता है लगे रहेंगे तो सुधार तो आएगा ही। बिल्कुल। ये देखिए, ये ना साइमल्टेनियसली चलता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ साथ चलती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अथॉरिटी के कोई मायने नहीं है, तो ऐसी अगर अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसके भी कोई मायने नहीं है। और इसकी बड़ी एक सादा सी एग्जाम्पल है कि अगर आपने कोई टीचर अपॉइंट करा है तो आपने उसको कह दिया कि भैया आपको अथॉरिटी है, आप किसी बच्चे को थप्पड़ मार सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, पढ़ाइए ना पढ़ाइए तो भी बात नहीं बनेगी। अगर आपने खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप बच्चों को खाली पढ़ा सकते हैं, अगर वो शरारत करते हैं तो आप उनको डांट नहीं सकते हैं, अथॉरिटी नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ये चलना जरूरी है। और गुफ्तगू की रवानी इतनी है कि बहरहाल जो चीजें थी वो कई पीछे रह गई हैं। तो पद्मा, मैंने आपसे सुननी थी। अच्छा, वो सुनाइए। मैंने एक्चुअली पद्मा, तो ये मैंने बुक लिखी थी, पर मम्मी पे जो लाइनें लिखी है ना,
ना, वो मैं थोड़ा आपको अभी के सुना सकती हूँ, वो तो मैं पता नहीं था, बुक लाना भूल गई। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इसमें। मैंने उन पे उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी जैसे हर साल आती है, तो होता है कि हम रिचुअल्स जो करते हैं, तो मैं कैसे रिचुअल करती हूँ कि शांत बैठ के उनको याद करना, उनको महसूस करना, वो अच्छे पलों को कैप्चर कर लेना, लिख लेना, पेन डाउन करना। तो ये मैंने ऐसे लिखी थी, अगर आपको हो इजाज़त हो तो थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ। तो आपको खोए हुए आज कई वर्ष पूरे हुए, पर आज भी महसूस होती है आपकी कमी, और आपकी यादों से मेरी आंखों में आ जाती है नमी। जब आप थीं तो बस थीं, मैं बेपरवाह थी क्योंकि आपको परवाह थी। मेरे में धैर्य की कमी थी, वो भी आपने अपने धैर्य से भरी थी। बहुत ही ना पेशेंस वाली वो लेडी थी, मैं कहूँगी मम्मी थी। मैं बीच की स्किप कर रही हूँ, मैंने को थोड़ा सा फिर आगे की कुछ लिखा है। याद आता है मेरे लिए आपका इंतज़ार। कितने लोग होंगे, आपको लगता है मैं बीच में कुछ बोलती भी जाऊंगी कि बहुत अच्छी बात है कि हम जिस तरह से अपनी बेटियों का इंतज़ार करते हैं, उनको कितना चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई आपकी बहू भी वर्किंग है, बाहर कोई भी काम कर रही है, तो हम उसी इमोशंस के साथ उसको प्लेस करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मेरी पद्मा करती थी। याद आता है मेरे लिए आपका इंतज़ार, ऑफिस से आने के बाद चाय का वो कप और ढेर सारी गपशप। कितनी बार मैं आपके पास रोई और कितनी बार आपके लिए रोई। हर बार आपने संभाला, जमाने भर का प्यार दे डाला। मम्मी, आपने अपना बेटा तो दिया, पर मुझे मुझसे ले लिया। ये अपनापन लुटाकर मुझे अपना बना लिया। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। इतना प्यार दो कि जो आपको लगता है ना, कई लोग बोलते हैं कि बेटा फिर शादी के बाद नहीं रहता है। मैं कहती हूँ बेटी को अपना लो, दोनों रहेंगे आपके पास ना। बिल्कुल। ऐसा लगता था कि आपको किस्मत में लिखा कर लाए हैं। गुनीत, लेट मी टेल यू, बहुत ही ऑनेस्टी से बता रही हूँ, वो मैंने अपने क्लोज में, वो मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स और इधर अर्पित के थे मेरे सामने, मैंने पहली डेथ ये देखी थी 2009 में। उसके पहले मुझे क्लोज में कभी खोया नहीं था, तो मुझे लगता कभी सोचा ही नहीं था, विच इज़ दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ, कि जो आया है वो जाएगा। पर हम रियलाइज़ नहीं करते, हम रियलाइज़ नहीं करते बहुत सी चीज़ें। उसके बाद तो मेरे फादर गए, मदर गए, और मैंने क्या कुछ नहीं लिखा, और हर जगह बताती हूँ। कई जगह बैठी होती हूँ, किसी का फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन काट देते हैं कि पापा का बाद में करेंगे। नहीं, मेरी बात रोक दो। ऑफिस के मीटिंग में अभी कोई आया था, कोई मुझसे मिलने के लिए 3 दिन पहले, तो मैंने कहा नहीं, उनको पहले कॉल करो। मन में ये आया कि कहीं आखिरी कॉल किसी की ना हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था। पर बैक टू मम्मी, मैंने लिखा है कि पद्मा के लिए ऐसा लगता था कि आपको किस्मत में लिखा कर लाए हैं। आपने जो प्यार दिया तो लगता था न जाने कितने जन्मों का, कितने कर्मों का पुण्य पाए हैं। पर ये क्यों नहीं दिमाग में आया, जो आया है वो जाएगा, जो पाया है खोएगा। आप जिंदगी से हारी और हम अपने से हार गए। जी नहीं सकी आपके बाद, और जी भी नहीं रही हूँ आपके बाद। पहले बेवजह जिंदगी में भागती रही, ग्रो कर रही थी करियर में, घर में। पहले बेवजह जिंदगी में भागती रही, बाद में आपकी यादों में जागती रही। कभी दिल को चैन ना मिला, जो सुकून आपने दिया वो मुझे फिर कहीं और ना मिला। लास्ट की 4 लाइन ज़रूर बताऊंगी जो मैंने उनसे सीखी हैं, और शायद जो भी मुझे सुनेगा उसको कुछ फ़ायदा होगा। मैं आपसे लड़ती रही कि आप हर जगह झुक क्यों जाती हैं। बहुत सरेंडर कर देती थी। हम ज़्यादातर ईगो में होते हैं ना, कि वो उसने नहीं बुलाया, हम क्यों उसको बुलाएं, हम क्यों उसके घर जाएं। तो मम्मी से इतना मैं लड़ती थी, मम्मी आप हर जगह, आपकी कोई पॉइंट ही नहीं होता क्या, आप कोई पॉइंट ही नहीं रखती। मतलब बहुत ही वेग सी बात थी कि इतना कोई अच्छा भी हो सकता है। मैं आपसे लड़ती रही कि आप हर जगह झुक क्यों जाती हैं, और आज जाना कि आप झुकती नहीं, हर बार और उठ जाती थीं। आप सबसे हारती रहीं, पर हर रिश्ते जीतती गईं। आपने सिखाया कि पहाड़ों पे चढ़ना है तो झुक कर चलो, किसी के दिल में बसना है तो उसको माफ़ करते चलो। क्या बात है।
बहुत ही बहुत खूबसूरत, खूबसूरत बहुत ही है, लिखा खूबसूरत। है, बस बहुत है, अधूरी है ये ऐसा कविता। लग रहा है कि जैसे समय रुक गया हो। राहत इंदौरी का ना बड़ा खूबसूरत शेर था कि सच और झूठ की मिज़ान पे रखे हैं हम, बहादुर थे मगर मैदान में रखे हैं, और सिर्फ इतना सा फासला है ज़िंदगी से मौत का कि शाख से तोड़े हुए गुलदान में रखे हैं। तो इंसान जो हैं वो जीते जागते इंसान जो हैं वो तस्वीरें बन के दीवार पे लटका दिए जाते हैं, और कुछ सालों बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद वो तस्वीरें धुंधली होती रहती हैं, और फिर एक दिन हमारा कोई ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन बोलेगा ये कौन है, तो तस्वीरें भी उतार करके रख दी जाएंगी। और हमारा जो परिवार था, हमारी जो ज़मीनें थी, जायदादें थी, उन पर किसी और का हक होगा, और 100 सालों के बाद कोई और आ यही जाएगा परंपरा है, और यही चल हमारा रही नामो है। निशान मिट जाएगा। बस इतनी सी ही एक जो इंसान है उसकी दास्तां है। तो हमें ज़िंदगी को इतना मुझे लगता है कि सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सिंपल एक प्रोसेस है ना? चलिए। जिंदगी को मतलब दोबारा ना मिलेगी, हुँ, ये हुँ। याद रख के और अच्छे से जीने की जरूरत है, बिल्कुल, एंजॉय करो। बिल्कुल। चलिए अभी ना थोड़ा-सा चेंज करते हैं मूड को। करियर काउंसलिंग की तरफ मैं आना चाहूँगी। जो स्टूडेंट्स हैं, आपका तो फ़ील्ड ही देखिए यही है, 26 साल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, और मैं एक बात जो बड़ी सीरियस है वो आपसे करना चाहूँगी कि आजकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ क्या कर देती हैं, वो बच्चों को मुर्गों की तरह भर्ती करती हैं कोर्सेज़ में, और टीचर्स को या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कमिटीज़ बिठाई जाती हैं, उनको टारगेट दिए जाते हैं कि आप भाई अपने अपने कोर्स में इतने-इतने बच्चे भर्ती कर लीजिए, अगर इससे कम करेंगे तो आपकी जॉब भी खतरे में है। तो वो क्या करते हैं कि धक्के से कोई बच्चा आ रहा है, उसको कॉमर्स का फॉर्म भरवा दिया, अरे भाई वो लिटरेचर का है, आप कॉमर्स में डाल देंगे तो बच्चे की पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है अगर उसने अपने आप को सही टाइम पर ना संभाला तो ये जो मसला है, मतलब वो लोग बैठे होते हैं कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, पर वो और उलझा देते हैं कहानी को। इस मुतालिक आप क्या कहेंगी? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो करियर काउंसलिंग की हम जब बात करते हैं, जो करियर बनाने की बात करते हैं, उसकी जो जर्नी शुरू होती है सब्जेक्ट चुनने से, और बच्चे के 10वीं के बाद से स्ट्रीम्स चुनी जाती हैं कि बच्चे को किधर जाना है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस और एनीवेयर, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। 10वीं के बाद सिंपल सा चलता जाता है पढ़ाई। अब यहाँ से उसने जो विषय चुन लिया, जिस ओर चला गया, उसी में आगे जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जाएगा, और बिल्कुल। उसी के बाद जब पढ़ाई करेगा तो उसी में उम्मीद जॉब की करेगा। ये तो जर्नी है जिसको समझना ज़रूरी है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं और क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जो हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे जो देश का भार है। अभी आपने बताया हम तो इसी तरह तस्वीरों में लटकेंगे, चले जाएंगे, सिस्टम चलता रहेगा, जी। पर सिस्टम को सुधारना है, वो करेंगे भी हम ही, उसको सेट भी हम ही करेंगे। तो सही दिशा में बच्चे जाएं और सही कोर्स को चुनें, फिर सही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करें और उनको फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस जर्नी को समझने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इस इशू को। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स जिनका बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो कई बार नासमझ होने के कारण अपनी कितने पैसे लगा देते हैं इस रैट रेस में। जो रैट रेस है कि इंजीनियर बनने का युग आया तो इंजीनियर ही बन रहे थे, और मशरूमिंग हुई, ढेर सारे कॉलेजेस खुलने लगे और लोगों के दाखिले होने लगे। जो रियल पिक्चर आपको बता रही हूँ, कितनी ज़मीनें बेचती लोगों ने क्योंकि बच्चे को इंजीनियर बनाना था। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद उनको लगा इंजीनियर बन गया अब तो बहुत पैसा आएगा। 15,000 की नौकरी तक नहीं मिलती है बच्चों को। 20,000 तो बहुत बड़ी बात है, या किसी को मिल गई, पर सपने तो बहुत बड़े थे और बच्चे ने भी सपने देख लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लिया कि भाई मेरे पास गाड़ी होगी। खासतौर पे पंजाब में तो बहुत सपने बहुत बच्चे देख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, सिस्टम कोलैप्स होने लगा, डिप्रेस्ड हो रहे थे या बाहर जाने लगे बच्चे। बाहर जाना है, बाहर जाना अच्छी बात है, पर आप बाहर जाके कर क्या रहे हो? आपकी इस मिट्टी ने आपको पाला है, पोसा है, इतना सपोर्ट करा है, कुछ ऐसा सीख के बाहर से आओ जो अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए करो। मेरी ये सोच है। उसके हिसाब से मुझे लगा कि करियर काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन।
बहुत ही दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इस पे बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स होने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ से जो शुरुआत होती है, तो इसके लिए हम टीचर्स को, हम जो कर रहे हैं बात है, बिकॉज हमने क्या करना है कि टीचर्स को हमने ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है। कई बार सिस्टम में और आने के लिए टेक्स टाइम, बट यू नो इफ़ योर टीचर्स आर मोटिवेटेड, पैशन है हर जगह। मैंने छोटी सी बात जो करी है और जो लागू हुई है, काम चल भी रहा है, सरकार का सपोर्ट पूरा है, पर जो चीज़ है कि हम जैसे दसवंध देने की परंपरा है, हम गुरुद्वारे में देते हैं, सब जगह देते हैं। अपने टीचर्स को हमने बोला, बात करी, बड़े पैशनेट है, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं अध्यापक। मैंने कहा कोई गरीब बच्चा है, उसको फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, वो कहीं से काउंसलिंग नहीं ले सकता है, आप समझ लो ये आपका दसवंध है, आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर लो। लोग आगे बढ़ के आए, ये काम शुरू हुआ पैशन से। उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि चेक कैसे करें एबिलिटी। बच्चे को हर की एक एक एबिलिटीज़ होती हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू जज ए फिश, मछली, बाय इट्स क्लाइंबिंग एबिलिटी, यू कैन नेवर जज। आप सोचो कि कितनी जल्दी पेड़ पे चढ़ती है। एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू जज द स्विमिंग एबिलिटी ऑफ मंकी, कि कितनी देर में ये बंदर जो है वो तैरता कैसे, तैर ही नहीं पा रहा है, वो कभी नहीं तैरना दिखा पाएगा, तो आपको लगेगा सब डफर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे की एक अपनी एबिलिटी है। उस एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, कौन समझेगा? या तो पेरेंट समझ सकते हैं, या टीचर समझ सकता है, या बच्चा खुद। वो खुद कैसे समझेगा? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी। इस सिस्टम को हमने लागू करके, सबसे बड़ी बात है बच्चे का सिलेक्शन उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट से हो जाए। सफलता मिल रही है, सरकार का सहयोग चल रहा है, स्कीम्स आ रही हैं, फंड्स आ रहे हैं, हम इस दिशा में चल रहे हैं। अगर हमने बच्चे को सही जगह बढ़ा दिया आगे, और उसको सही उसने पढ़ लिया आगे, तो उसके बाद उसको जॉब भी मिलेगी, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। सो करियर काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बड़ी बात, ये जो आपने बताया ना, जो अध्यापक होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे याद है कि हमारे प्रोफेसर कॉलेज में एक बात कहा करते थे, उनके जो लेक्चर्स हुआ करते थे ना, उनमें बच्चों को पकड़ के नहीं लाना पड़ता था। तो वो हमेशा कॉट करते थे कि अध्यापक जो है वो पढ़ाता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अध्यापक पढ़ने की आपके अंदर एक चिंगारी लगाता है, पढ़ने की चेष्टा पैदा करता है, और बच्चे उनकी बातें सुनने के लिए खुद ब खुद आ जाया करते थे। वो लड़के भी जो आम लेक्चर्स कभी नहीं अटेंड करा करते थे। सो अध्यापक को पढ़ाने का मुझे लगता है कि ज्ञान होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, द वे यू डिलीवर द थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल तो देखो गूगल है, बहुत है, बच्चे स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे। ज्ञान नॉलेज के लिए वो ज़्यादा वेट नहीं करते, मिल जाता है, बुक से मिल जाता है। कैसे इंस्पायर कर सकते हो ना ये चीज़। डॉक्टर कलाम ने एक बार ये बात कही थी, आपको पता ही है, बहुत ही वो ग्रेट स्कॉलर भी थे, और कितना पैशन था उनको टीचिंग के प्रति, कि वो चाहते भी थे जब मेरी डेथ हो तो मैं वाइल टीचिंग होनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ भी। तो उन्होंने लिखा था कि गुड टीचर टेल्स, कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहा है ना, एंड एक्सीलेंट टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, बट द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। तो हमें इंस्पायर करना चाहिए, हमें बच्चों को मोटिवेट करके आगे लाएं। तो हमें एक जो टीचर से गुरु बनना चाहिए, ये जो है ना, ये जर्नी बहुत अच्छी होगी। गुरु शिष्य की परंपरा हम आज भी चला सकते हैं, पर आज भी चला सकते अगर हैं। गुरु वैसा हो तो वो अपने शिष्य जो है वो वैसे ढूंढ ही लेगा। ये वैसा ही है कि अगर कोई बंदा नशेड़ी है, वो बेशक हिमालय में चले जाए, वो अपने जैसे वाइब्रेशंस के बंदे वहां भी ढूंढ लेगा, वहां भी कुछ बूटियां ऐसी ढूंढ लेगा जो नशे करने में है ना। तो अभी चलो ये बूटियों की बात चली है, पौधों की बात चली है, तो आपका इन्वायरमेंट रिगार्डिंग बहुत सारा योगदान है, और बच्चों को आप इस रिगार्डिंग कैसे मोटिवेट करती हैं? जो ग्रीन टीचर का आपको खिताब आपके हिस्से आया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी थैंक यू। एक्चुअली ऐसा था कि वैसे तो मेरे को पता नहीं, मैं बचपन से ही जब बहुत छोटी थी तभी भी मुझे लगता है कि मैं छोटे छोटे वो गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं ना, घर में थोड़ी थोड़ी जगहों पे लगाना, ये सब मैं बहुत काम कर रही थी कि थोड़ा अच्छा लगता था पौधों में। बाद में पता नहीं कैसे इस डायरेक्शन में चलती चली गई, फिर MSc बॉटनी में कर ली, देन एनवायरनमेंट साइंस में भी कर ली, और मैं स्टॉकहोम गई, वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने थे, मैं करके वहाँ पे रही, मैं पढ़ा उपसाला यूनिवर्सिटी में भी। फिर तब चीज़ें और रिफॉर्म होती चली गई कि ये वातावरण को कैसे हैंडल करना है, क्या ये तो मेच्योर भी हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, आला दोयला, एवरीथिंग मीन्स हम, आप, पशु पक्षी सब
कुछ, जो कुछ आपको दिख रहा है, जहाँ तक दिख रहा है, वो सब वातावरण है ना। और इसको कैसे पढ़ाया जाए, वही बात आ गई है। कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बताने होते हैं, पर उस कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़रूरी नहीं होता है कि वो साइंस के मान लीजिए मैं क्लाइमेट चेंज बताऊं कि क्यों हो रहा है, ये ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। थियरीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, साइंटिस्ट हैं जो साइंस के लोग हैं जाने, पर आम व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि ये एक हमारा जीवन जीने का तरीका है, नहीं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही तेज़ी से हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हम इस तरीके की जो बातचीत देखिए, आपने देखा, महसूस करा होगा, एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर बहुत हो गया है एंड शिफ्टिंग ऑफ वेदर आप देख रहे होगे। जब गर्मी आती है इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठंड होगी तो बहुत ठंड हो जाएगी, जो बारिश जब होनी चाहिए तब नहीं हो रही है। पॉल्यूशन का आप लेवल जानते हैं, एडल्टरेशन जाते हैं कि हम शुद्ध चीज़ें नहीं खा पाते हैं, ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं। इसमें बहुत कुछ आता है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कितना प्रोड्यूस होता है, हाउ टू हैंडल दैट वेस्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं। और आपको मैं बताना भी चाहूँगी कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट हुआ था 2002 में कि एनवायरनमेंट इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसकी टीचिंग, इसको बताया जाना, समझाया जाना बहुत ज़रूरी है। स्टेट डिसाइड कर ले कि कैसे इसको बताया जाना है, करिकुलम के माध्यम से, इनफॉर्मली, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन। तो ये सारा चल रहा है सिस्टम में। हम लोग बहुत तरीके से बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है हर सब्जेक्ट में दे देते हैं, वो कोई भी विषय, क्योंकि ये कोई एक विषय है ही नहीं। चाहे एसएसटी बच्चा पढ़ रहा है, सामाजिक शास्त्र जो भी है, चाहे लैंग्वेज पढ़ रहा है, चाहे साइंस पढ़ रहा है, ऐसा काम चल रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है इंस्पायर करना। जो मॉर्निंग असेंबली होती है, ऐसे कोई भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, अब क्या करते हैं, हमारी लेटर इशू हुआ तो हम नीचे उसमें लिख देते हैं कि कार पूलिंग विल बी अप्रिशिएटेड। कितने टीचर्स आ रहे हैं, अब एक ज़िले के मान लीजिए यहाँ पे हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही है, अब गुरदासपुर से तमाम सारे लोग आ रहे हैं, जालंधर से आ रहे हैं, तो ऐसा लोगों ने करना शुरू करा। एक मिनी बस कर, सब उसमें बैठ के आने लगे। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ना, कोरोना में आपने देखा होगा, आपने देखा था सड़कों पे आपको आवाजें, आपकी जो स्पैरो चिड़ैया छोटी थी नहीं दिखती थी, दिखने लगी, मोर की आवाज, कितने सारे देखे थे, शांत होने लगा था। शोरगुल इतना कर दिया है, हम अपने आप को हमने सुनना बंद कर दी। जो नेचर की आवाज है वो कहीं गुम हो गई है। अच्छा, आपने ये कभी महसूस करा है, मैं बड़ी अजीबोगरीब बात करने लगी हूँ, कि जब हम कई बार बैठे होते हैं, जैसे एकदम से लाइट चली गई तो हमारे कानों में एक टन सा सन सा जो एक आवाज़ है वो आना शुरू हो जाता है। तो मैंने इस पर जब रिसर्च करा, थोड़ा पढ़ना शुरू करा, तो एक बड़ी अजीब बात सामने आई कि ये दिस इज़ द वॉइस ऑफ यूनिवर्स, कि अरे यार, यूनिवर्स में भी वाइब्रेशंस हैं, साउंड्स हैं, हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाएंगे तो कनेक्ट कैसे करेंगे, और इसीलिए हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और बड़ी आला बात आपने करी है कि छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं, देखिए जो साधु संत हैं वो सिला कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो बिल्कुल नेचर के करीब रहेंगे। एक गिलास पानी और एक फल जो है वो आपके पूरे दिन की डाइट है और ये आपके लिए सक्षम है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम पौधों को नुकसान पहुंचाएं। और देखिए कि जो जापानी हैं वो जब प्लांट से इतना प्यार करते हैं, जब साथ बैठते हैं प्लांट्स के, तो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। और म्यूज़िक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करे हैं प्लांट्स के ऊपर, कि अगर धीमा धीमा म्यूज़िक लगा के रखें तो इनकी ग्रोथ बढ़िया हो सकती है। दैट इज ट्रू, है ना, करना पर्सनल खुद करना, मैंने करा है ये चीजें, आप कहीं पर भी करा दीजिए। और सुबह प्लांट्स को दीजिए, थोड़ा वाटर करिए, तो भाई बहुत सुनते हैं, प्लांट्स भी सुनते हैं। तो पानी भी अपने आप में जीव है और प्लांट्स तो है ही लाइफ। तो अच्छा, बड़ी सारी बातें हमने करी है, टाइम भी हो रहा है, पर जाते जाते मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो आपकी बीइंग एन अनाउंसर जो आपकी जर्नी थी, आपने दूरदर्शन में भी काम करा है, तो वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी एंड बहुत ही क्रिएटिविटी थी। मैं अगर शुरू से बताऊं तो बिफोर मैरिज भी मैंने युववाणी एक रेडियो में प्रोग्राम हुआ करता था। हाँ, जी। मैंने वो युववाणी से बहुत सुना करती थी। मैंने बहुत सुना है। युववाणी से मैंने शुरू करा, फिर एक संगीत माला करके कुछ आता था कि उसको कई जो फिल्मी गानों को जो होता है उसको जोड़ना, बीच में अपनी स्क्रिप्ट देना, बोलना, वो भी बहुत कुछ किया। देन न्यूज़ रीडर में सेलेक्ट हो गई। ये जर्नी मुझे लगता है मुझे
मैं क्रिएटिविटी के बड़ी करीब है कि आप कोई बात अच्छी तरीके से कहना चाहती हैं, और एलोक्यूशन जो है ये मेरा सब्जेक्ट रहा था, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अपनी बात को रखना, है ना, तो वो फील्ड था। तो मुझे लगता है ये तो जर्नी बहुत अच्छी थी और मैं इसको दोबारा भी रिवाइव करने वाली हूँ। मुझे तो रेडियो वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने खुद रेडियो करा है। तो आप जैसे आवाज, ऑल इंडिया रेडियो आई डिड ना, तो जब आवाज के माध्यम से आप एक पूरा सीन क्रिएट कर देते हैं और सुनने वाला आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, वो रेडियो के ही थे, शाकार थे, तो वो बात बता रहे थे कि लोग आपकी वॉइस से इतना कनेक्ट कर जाते हैं, किसी की वॉइस इतनी ब्यूटीफुल होती है, लोगों को प्यार हो जाता है। तो कोई तो कोई बहुत एज्ड लेडी थी और कोई बंदा उनकी आवाज का कायल होकर के उनसे मिलने आया और रेडियो स्टेशन पूछता है मुझे फलान फलान बंदी से मिलना है। तो वो बोलिए जी बताइए मैं ही हूँ। अच्छा बोले आप हैं तो नमस्ते। अच्छा तो आपकी आवाज से तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये भी होता है कभी कभी कि लोग आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और सलीके से हमने तमाम बातें करी हैं, पर जाते जाते एक पोइट हों और हम पोइट्री के लिए अर्ज ना करें, सो कुछ सुनना चाहेंगे? अच्छा, किस विषय में? कोई खास आपका पसंदीदा होगा कोई भी नज़्म जो आपके दिल के करीब हो? बस मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैं, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा एक माँ पे कुछ कहना चाहूँगी। कुछ लाइनें। हर व्यक्ति अपनी माँ के बहुत ही करीब होता है, तो शायद सारे लोग बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं इसके पहले थोड़ी सी ये बात बता दूं आपको कि क्यों ये लिखी हुई है। मैंने क्या करा था, मम्मी की जितनी साड़ी, दोनों मम्मी, दोनों साइड, मेरी पद्मा मम्मी एंड मेरी कुमुद मम्मी, दोनों की मैंने क्या करा, बहुत सारी साड़ियाँ पहनते थे ये थे, और नहीं रहने के बाद सब मेरे खाते आई, पहले भी बहुत थी। तो मैंने क्या करा कि उन सबको समेट लिया। ढेरों थी, बहुत सारी पसंद भी बहुत, तो मैं बेसिकली साड़ी पर्सन हूँ। तो मैंने उनकी ना गठरियाँ बना के ऐसे करके फोल्ड कर करके रख दिया, बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो कभी भी जब मैं उसको खोल के कुछ सोचूं कि चलो कोई सूट बना लें, कोई साड़ी बना लें टाइप है, तो कोई ना कोई बोले तुम क्या करते हो, तो मैंने उस पर कविता लिखी। वो मैं आपको कुछ बताऊंगी। उसके कुछ चीजें, हाँ, सब्जेक्ट मैंने बोला मैं कुछ भी चुन लेती हूँ, जो मेरे को महसूस होता है, जो हो रहा होता है वो चुन लेती हूँ और उस पे लिख लेती हूँ। तो कुछ बीच से उठा लूंगी मैंने लिखा, मेरे घर में अनगिनत गठरियों में मेरी ढेर सारी साड़ियाँ बंद हैं, उन्हें अक्सर देखना फिर रखना मुझे बेहद पसंद है। कुछ छोड़ती हूँ, आगे बोल रही हूँ फिर। हाँ, कोई साड़ी सिल्क तो कोई सूती, कोई शिफॉन है तो कोई खादी, पर ये सब बयां करती हैं कोई त्योहार या फिर मेरी शादी। अरे वाह। जब भी गठरी खोलती हूँ साड़ियाँ तो बिखर जाती हैं, पर मेरी दुनिया सिमट जाती है, एक मुस्कुराहट फैल जाती है। अकेला वक्त ढूंढती हूँ कि इन गठरियों को खोल लूँ, अतीत की सैर कर लूँ, पर हर बार घर के सदस्य आ जाते हैं, मुझे हिला जाते हैं जब वे कहते हैं कि कितनी साड़ियाँ हैं, किसी को बांट दो, एक दो रख लो, बाकी छांट लो। फैसला मुश्किल है, अपनी जिंदगी के किस हिस्से को बांट दूं और किसको सहेज लूं। लास्ट में फिर आई, बीच में बहुत कुछ था, समय कम है, कुछ सुना रही हूँ। फिर भावनाएं उमड़ पड़ी, यादों के पन्ने पलटने लगे। ये सिल्क की हरी साड़ी मेरी गोद भराई पर मिली थी, और ये नारंगी गाढ़े रंग की साड़ी मेरी पहली रसोई थी। ये चमकती जरी की लाल साड़ी जिसने मुझे डोली चढ़ाई थी, और रंग बिरंगी सूती साड़ी जिसने जम कर होली खिलाई थी। ये सब कैसे किसी को दे दूं जिसने मेरी जिंदगी बनाई थी। वो फटने वाली गुलाबी साड़ी मैंने मुंह दिखाई में थी पाई, और बेरंग हो गई ये पीली साड़ी दादी माँ की याद दिलाई। कोई साड़ी बच्चों के जन्म से जुड़ी हैं तो कोई तीज त्योहारों से बंधी हैं। कितनी साड़ियाँ माँ ने जन्मदिन पर दी तो कितनी मैंने यूं ही उठा ली। बच्चों के जन्म से जुड़ी साड़ियाँ उनके बच्चों के जन्म तक चलेगी। जो बच्चों के जन्म पर मिली थी अब दादी नानी बनने पर लहंगे में बदलेगी। साड़ियों में छुपी दिगाएं ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। साड़ियों से कभी सूट, कभी लहंगा, फिर लहंगों से बेबी फ्रॉक बनेंगे। ये दुआओं का सिलसिला भी यूं ही चलता चलेगा। दोस्तों, साड़ियाँ तो बेरंग हो गईं पर जिंदगी में रंग भर गईं। गठरी घर की जगह खा गई
पर दिल में जगह बना गई। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मज़ेदार भी था ये ऐसे सुनना। जी, क्योंकि जी। अक्सर हम जो शायरों को सुनते हैं या शायरा को सुनते हैं तो जो मौजू है वो कहीं ना कहीं मोहब्बत पे शुरू होके जी, ये दिल जी। टूटने पर ख़त्म हो जाता है। ये और ज़िंदगी की मैं भी सच्चाई है। ऐसी जी, शायरी जी। सुनने के आदी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसी शायरी बहुत पसंद है। बेशक जो यादें हैं वो हमारी ज़िंदगी का अनमोल ख़जाना होती हैं। मैं यही कह के प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ कि नदियाँ बह जाती हैं, तूफ़ान चले जाते हैं, यादें नहीं जाती, इंसान चले जाते हैं। सो ये यादें ही हैं जो हमको जीने की हमारे अंदर तमन्ना जो है वो जगाई रखती हैं। तो हमने इस प्रोग्राम में हर एक पहलू पे बात करने की कोशिश की है। बड़ी मज़ेदार ये जो गुफ्तगू रही है। तो मुझे लगता है कि आपने भी इसको पसंद किया होगा। अभी मुझे इजाज़त दें और श्रुति शुक्ला जी को इजाज़त दें प्रोग्राम यहीं ख़त्म करने की। अगली मर्तबा प्रोग्राम सलीका में किसी और डिग्नेटरी के साथ हम आपके साथ राब्ता कायम करेंगे। तब तक मुझे गुरनीत को इजाज़त दें प्रोग्राम यहीं ख़त्म करने की। आप देखते रहें द अनम्यूट।